लेकिन 10% रिजर्वेशन अचानक ही दे दिया जाना, कल के दिन में कोई एक तीसरी कैटेगरी खड़ी हो जाती है तो आप तो भाई जनरल के लिए सीट ही खत्म कर दोगे यार। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन के 3 आधार बताए गए। ये 3 आधार कौन कौन से दोस्त? रिजर्वेशन के 3 आधार कौन कौन से हैं? वेरी गुड बच्चे। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा कौन सा आपका? शैक्षणिक आधार पर। तो अभी भारत में तीन के तीन आधारों पर रिजर्वेशन मिल रहा है। सामाजिक यानी कि जाति के आधार पर। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जाति जाति की बात मत करो, क्योंकि तुम अगर जाति की बात करते हो, हिंदू समाज के अलावा दूसरे समाज में तो जाति नहीं है, वहां रिजर्वेशन कैसे दोगे? समझ रहे हो आप? बहुत गहरी बात है। अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, जाति के आधार पर दे रहे हो, तो आप तो दूसरे वर्गों में तो जाति ही नहीं, कहां दोगे उनको रिजर्वेशन? इसलिए उचित वर्गीकरण की बात करो। उचित वर्गीकरण का मतलब है कि बिल्कुल राइट क्लासिफिकेशन, और राइट क्लासिफिकेशन किस आधार पर हो सकता है? आर्थिक आधार पर। तो रिजर्वेशन धीरे धीरे किस आधार पर बनेगा आप लोगों का? आज रिजर्वेशन कई हिंदू समाज में जातियों के आधार पर मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये आर्थिक आधार पर होगा। सभी वर्गों को इक्वल करना है ना। आफ्टर ऑल, मेरा एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर मेरा एक लेख छपा था, मतलब ये जो हिंदुस्तान, कौन सा अखबार आता था आपका? हिंदुस्तान अखबार आता ना, हिंदी वाला, कि आरक्षण एक व्यवस्था है, इसे अधिकार ना समझें। ये एक लेख उस समय मैंने छापा हुआ था, आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, 2019 में। तो उसमें मैंने कई सारे फैक्ट्स दिए थे। और आरक्षण हमारे देश में समाज के ऐसे वर्गों के लिए अभी भी आवश्यक है जो समाज के हाशिए पर हैं, समाज के बहुत पिछड़े वर्ग पर हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है इस देश के अंदर। उनको अभी भी आरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन समाज में आरक्षण का फायदा अभी भी वो लोग ले रहे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, आईएएस और आईपीसी और पीसीएस की रैंक पर हैं, फिर भी वो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। हालांकि रिजर्वेशन एक बहुत गहरा मुद्दा है। यहां पर मैं रिजर्वेशन की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे मामले हैं। जिनको फायदा मिलेगा वो कहेंगे आरक्षण मिलते रहना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहा है वो कहेंगे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है कि आरक्षण की सीमा कितनी हो, आरक्षण कितना लागू होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर देखा जाए, सामान्य तौर पर समझने की कोशिश की जाए, तो हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि अभी उत्तराखंड में जो चल रहा है, ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए, जो खासकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सही नहीं है। अब रिजर्वेशन की 2 कैटेगरीज इन्होंने बनाई है, देखिएगा आप लोग। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल को हिंदी में बोल देते हैं कौन सा? ऊर्ध्वाधर आरक्षण। और दूसरा जो है आपका वो है क्षैतिज। अब अगर आप इसको सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो आप स्केल को सीधा कर लीजिए ऐसा। तो एक रिजर्वेशन इस टाइप का जो सीधा जाएगा, और वर्टिकल का मतलब है एक रिजर्वेशन ऐसा है जो ऊपर की ओर जाएगा। क्या ऊपर की ओर और क्या सीधा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। मान लो उत्तराखंड के अंदर 100 पद आए। अगर किसी कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन है, कहने का मतलब यहां है जो वर्टिकल है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? एससी, उत्तराखंड की बात बता रहा हूं, एसटी, ओबीसी, और चौथी कैटेगरी है उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस। एससीज को 19% रिजर्वेशन है, एसटीज को 4% रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। कुल मिलाकर ये रिजर्वेशन कितना हो जाता है आपका? 47% के आसपास में। तो उत्तराखंड में अभी इस टाइम पे वर्टिकल रिजर्वेशन 47% मिल रहा है। क्या मतलब है? इस कैटेगरी में 19% एससी के लिए तो सीट रिजर्व होंगी होंगी, एसटी के लिए भी होंगी, ओबीसी के लिए भी होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी होंगी। और ये क्या कर सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी में जो 53% सीटें खाली हैं ओपन कैटेगरी में, वहां पर भी रैंक पा सकते हैं। यानी कि अपनी कैटेगरी के साथ साथ जब आप जनरल कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी है,
उसमें भी आप अगर रिजर्वेशन ले सकते, मतलब वहां पर सेलेक्ट हो जाते हो, अच्छी पोस्ट, अच्छे मार्क्स आपके आते हैं, वहां पर आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ना कि आपकी SC, ST, OBC या EWS जो कैटेगरी उसमें। यानी कि अगर 100 पोस्ट हैं, इन 100 पोस्ट में एक व्यक्ति EWS का है और 100 पोस्ट का 10% रिजर्वेशन, मतलब 10 सीटें खाली होंगी EWS के लिए। ये जो 10 सीटें हैं, इसमें 10 सीटें तो मैंडेटरी भरी ही जाएंगी, लेकिन कोई योग्य और काबिल व्यक्ति ऐसा है जो रैंक 1 पे पहुंच जाता है और EWS कैटेगरी का है, तो वो जनरल में काउंट होगा, ना कि EWS पे। इस कंडीशन में वो जनरल की सीट काटेगा और 10 सीटें जो उसके पास EWS की हैं वो वैसी ही रहेंगी। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं? इस कंडीशन में अब कितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे आपके EWS के? 11 लोग। ऐसा ही हर कैटेगरी में 11 क्या कितने ही लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसी SC कैटेगरी में 100 में से 19 सीटें आएंगी, तो 19 सीटें तो भरी ही जाएंगी। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर कोई SC कैंडिडेट बहुत ज्यादा योग्य है और ओपन कैटेगरी में अच्छी रैंक ले आता है, तो वो ओपन कैटेगरी में तो काउंट होगा, लेकिन जो 19 सीटें SC में हैं वो अलग से फिल होंगी। तो वर्टिकल रिजर्वेशन इसे कहते हैं। क्या आप मेरी बात अभी तक समझ पाए हैं दोस्त? वेरी वेरी गुड। इसके बाद दूसरा आता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को ऐसे समझो कि कैटेगरी के अंदर ही रिजर्वेशन दे दिया गया है। जैसे SC के लिए कितने % सीटें खाली हैं, इसमें अब देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मैंने आपको बताया ओपन सीटें कितनी बची, फिर अब 53 सीटें, यानी कि ओपन सीट्स कितनी उत्तराखंड में 53% या 53% सीट्स खाली हैं, मतलब 53% ओपन रिजर्वेशन है। इसमें अब दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है इसमें सबसे पहले 30% सीटें उत्तराखंड में महिलाओं के लिए ओपन कर दी गई हैं, खाली कर रखी गई हैं। 30% सीटें महिलाओं की, यानी कि 100 में से जो 100 सीटें आएंगी, इसमें 30% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण मिलता है, केवल उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश की महिला यहां आ रही है तो ओपन भर्ती में जाएगी। केवल और केवल महिलाओं को 30% रिजर्वेशन उत्तराखंड की जो मूल निवासी हैं उनको दिया गया है, या स्थायी निवासी जिन्होंने यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया हुआ है, वही महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि SC में जो 19 सीटें हैं, इसमें से क्या किया जाएगा, इसका 30% निकाला जाएगा। जो EWS में 10 सीटें थी उसका 30% निकाला जाएगा। जो ST में 4 सीटें थी उसका 30% निकाला जाएगा। जो OBC में 14 सीटें थी, 14% था, उसका 30% निकाला जाएगा। यानी कि कैटेगरी से ही क्या कर देना, अलग एक कैटेगरी तैयार कर देना। और ओवरऑल 100% में से कितनी सीटें, 30 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखना। यानी कि 53 का अगर हम 30% निकालें तो ऑलमोस्ट 15 सीट्स आ जाती, 5 या 15, करीब 30 सीटें आ गई। यही हुआ ना, 50 का 30% अगर देखा जाए तो 15 सीटें ही होगी। अब जो बची हुई 47% सीटें हैं उसमें से 15 सीटें अलग से निकाली जाएंगी। यानी कि महिलाओं की केवल और केवल कितनी, 100 में से कितनी सीटें फिल होंगी, 30 सीटें। क्या मतलब है, अब समझना इस बात को कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन में है वो तो 10 से अधिक सीटें, 19 से अधिक सीटें, 4 से अधिक सीटें और साथ ही साथ 14 से अधिक सीटें ले सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल जा रहे हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि जितनी उनके लिए सीट फिक्स की गई हैं उससे एक ज्यादा सीट नहीं होगी। अगर कोई महिला टॉप रैंक पे आती है, जनरल कैटेगरी की वो सीट नहीं खाएगी, वो अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होगी और ओपन में भले ही वो आ जाए, लेकिन वो पहली रैंक में वो लड़की आ गई, दूसरी में वही कोई और लड़की आ गई, तीसरी में वो लड़की आ गई, लेकिन ओपन की अगर 53 सीटें हैं वो 53 की 53 सीटें भरेंगी, वो ओपन से भरेंगी। लड़की की सीट वहां, मतलब जो लड़की रैंक 1 पे आ रही है वो केवल और केवल 30 सीटों में काउंट होगी। कुछ समझ रहे हो या गड़बड़ हो गया? समझ गए ना अभी तक? सेम टू सेम यही है। अब इसी तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन बढ़ा के क्या कर दिया है, ये रिजर्वेशन को 10% इन्होंने राज्य आंदोलनकारी का कर दिया। राज्य आंदोलनकारी कौन लोग? जिन्होंने राज्य के लिए बड़ी शहादतें दी, उनके परिवार के लोगों ने बड़ी शहादतें दी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेरे मामा ने अपना घुटना तुड़वाया। ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन 10% अभी हाल ही में दिया गया है।
यानी कि ये जो रिजर्वेशन है ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब ये है कि यहां पर 10% सीटें, जो भी जनरल की सीटें होंगी उससे 10% सीटें निकाली जाएंगी। जनरल से 10 का मतलब है 5 सीटें ऑलमोस्ट। 19 सीटें एससी में हैं तो 10% का मतलब है 1.9, करीब करीब 2 सीटें निकाली जाएंगी। 14% सीटें हैं तो ऑलमोस्ट 1 सीट यहां निकल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट निकल जाएगी। तो 5 सीटें यहां, 5 2 7, 7 2 9 और करते करते ऑलमोस्ट 10, क्योंकि 10% रिजर्वेशन है तो सीटें कितनी होंगी? 10 सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी। अब समझना आप यहां खेल, जो 53% ओपन सीट्स थी, इसमें से अब 100 में से 53 सीटें थी। इन 53 में से ये ओपन के लिए थी, सुनना ध्यान से। वर्टिकल को 47 सीटें बच चुकी है, अब 53 सीटें बची। इसमें 10% पहला तो आप रिजर्वेशन, 30% महिलाओं का रिजर्वेशन, 15 सीटें माइनस कर लो, ठीक। 10% राज्य आंदोलनकारियों के लिए माइनस कर लो, कितनी सीटें? 10% का मतलब है 5 सीटें, ठीक। 4% स्पोर्ट्स कोटा, कितनी सीटें? 53 का 4% बताओ, 2 सीटें राज्य उनके लिए, कौन? स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, खाली कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट सीट्स आ रही हैं वो अग्निवीर 2026 से लागू होगा, 5 सीटें उनके लिए माइनस कर लो, ठीक। महिलाओं को मैंडेटरी भाई आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाएं हमारे समाज के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे समाज में, चाहे वो दुर्गा देवी की बात करें, कुंती वर्मा की बात करें, मैं कितनों का नाम लूं, आजादी के बाद गौरा देवी की बात करें, बहुत सारी बड़ी महिलाएं प्रोमिनेंट लीडर्स रही हैं, उनको दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन। 15, 5 20, 25 और 2 27, 27 सीटें माइनस। फिजिकली हैंडीकैप्टेड, ये कैटेगरी अलग है, दिव्यांग सीट्स की कैटेगरी अलग है, छोटी 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 मोटी और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो अलग है। करते करते आप बताइए जरा, 53 में से आप फिलहाल के लिए 27 सीटें घटा लीजिए, 27 की जगह 3 और जोड़ लीजिए, 30 सीटें करीब करीब मैं आपको बता रहा हूं। अब कितनी सीटें बचती बताइए? 53 में से कितनी सीटें बच रही है एक जनरल ओपन कैटेगरी में? 53 में 30 माइनस किया तो कितना बच गया? 23 सीटें। आप तो रिजर्वेशन 53% कह रहे थे, जनरल के लिए तो 50% रिजर्वेशन कह रहे थे, यहां तो 23 सीटें बची हुई हैं। भाई साहब एक और बात बताना चाहूंगा, अभी मैंने बहुत सारी कैटेगरीज ऐड ही नहीं की हैं, और कैटेगरीज ऐड करके जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ओवरऑल मिलाकर 47% में जो 30% और ये सब कुछ मिलाकर रिजर्वेशन 90% के अराउंड पहुंचने वाले हैं हमारे राज्य के अंदर। 90% रिजर्वेशन पहुंचने वाले हैं, और 90% रिजर्वेशन का मतलब है कि ओपन कैटेगरी जो ओपन फाइट होगी वो केवल और केवल 10 सीटों पर होगी। अब आप कंपटीशन का लेवल देखिए, लाखों लोग तैयारी करने वाले युवा हैं, लेकिन कुछ लोग 4 साल में, मैं चाहे अब मेरे पे कितनी गालियां पड़े लेकिन मैं इस बात को सामने रखूंगा सभी के, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। जो 4 साल जॉब करके आ रहे हैं उनके लिए 81 पोस्ट सीधे सीधे कैसे रख दी जाती हैं यार? इतने सालों से हमारे राज्य के युवा संघर्ष कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इतने लंबे समय से 2022-23 में हम लोगों ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए ताकि युवाओं को मौका मिल सके, एंड व्हाट वी आर गेटिंग 10 सीटें सिर्फ। या तो उत्तराखंड में रेगुलर पोस्ट आती तब हम कह सकते हैं कि रेगुलर पोस्ट आ रही हैं कि चलिए भाई यहां नहीं तो कहीं और सिलेक्शन, न यहां पोस्ट है न यहां कुछ है। तो एक जनरल कैटेगरी का युवा जिसके पास कोई लेवल ही नहीं है पढ़ने, मतलब जो बहुत अंधाधुंध मेहनत कर रहा है, उसके पास सीट्स ही नहीं है, और कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। आपको पता है आज की डेट में एजुकेशन सस्ती हो चुकी है बहुत ज़्यादा, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बस पढ़ने वाले की ज़रूरत है, सब कुछ अवेलेबल आज की डेट में। और जब सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। करोड़ों करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, और ये स्थिति हमारे उत्तराखंड राज्य की नहीं है, ये पूरे देश भर की स्थिति, हर राज्य के अंदर ये चल रहा है दोस्त। मुझे लगता है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों के रिजर्वेशन को कम करने के लिए एक केस भी इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इस पर लगातार बात निकल के आ रही है कि राज्य आंदोलनकारियों को आप किस बेस पर आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। चलिए उन्होंने शहादतें दी, ये मानते हैं, लेकिन 10% रिजर्वेशन का मतलब क्या बनता है? रिजर्वेशन 2% 3% के आसपास होता, हम इस बात को मान सकते थे, लेकिन 10% रिजर्वेशन अचानक ही दे दिया जाना, कल के दिन में कोई एक तीसरी कैटेगरी खड़ी हो जाती है तो आप तो भाई जनरल के लिए सीट ही खत्म कर दोगे यार। क्या कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं रहा होगा इस राज्य को? चलो हमने राज्य आंदोलन नहीं किया,
हमने राज्य को बनाने में भी तो योगदान दे रहे हैं हम लोग। मैं भी टैक्स भरता हूँ भाई, मैं ITR फिल करता हूँ हर साल अपनी, और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैं युवाओं को शिक्षा दे रहा हूँ, मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं कर रहा हूँ इस राज्य के निर्माण में। तब तो फिर मुझे भी डिमांड करनी चाहिए, मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसे तो कई 4 कैटेगरीज और खड़ी हो जाएंगी। तो मैं कुछ व्यवस्थाओं के खिलाफ हूं, मैं कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा। मेरे को पता है अगले 200 सालों के लिए इस देश में आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन मैं कुछ व्यवस्थाओं के खिलाफ शुरू से ही रहा हूं और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, और ये जो है ये व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। क्योंकि इतनी बड़ी रिजर्वेशन की कैटेगरी बना देना और राज्य के युवाओं को मौका न दिया जाना, यह सरासर भेदभाव है दोस्त। आप लोगों की क्या राय है, क्या मानते हैं आप लोग? क्योंकि इसमें सभी लोगों को नुकसान होना है, सारी कैटेगरीज को नुकसान होना है। इस पे वर्टिकल रिजर्वेशन से सारी सीट्स हटनी है। अब जो सीट्स SC के लिए आपको 19 दिख रही है, जनरल मतलब SC का जो एक यूथ है, युवा जो मेल है, उसके लिए ये सीट्स, इसमें भी आप लोग करीब करीब आरक्षण को 40% 50% के आसपास हटा लेते हो तो 8-9 सीट्स उसके लिए बच रही हैं। उसके पास भी सीट्स बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें महिलाओं के लिए सीट्स अलग होंगी, दिव्यांगों के लिए अलग होंगी, अग्निवीर के लिए अलग होगी, राज्य आंदोलनकारी के लिए अलग होगी, और जो फलाना ढिमकाना इन्होंने कैटेगरीज बना के रख दी आज की डेट में, उन सब के लिए अलग होंगी। तो 19% रिजर्वेशन में होगा क्या कि 2-3 या मैं हार्डली कह लो आप 4 से 5 सीटें होंगी एक जनरल, एक SC कैटेगरी के मेल के लिए। तो मुझे लगता है इस पर बड़े स्तर पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ इस पर कदम उठाने की भी आवश्यकता है जो बहुत सकारात्मक कदम हो और वास्तविक रूप से जो कुछ सॉल्यूशंस निकाल कर लाए। क्योंकि ये एक तरीके से फ्री के गिफ्ट्स हैं जो दिए जा रहे हैं, और उन मेहनतकश बच्चों के साथ सरासर धोखा है जो लंबे समय से इतनी बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बता सकते हैं आप लोग? मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, मैं इस व्यवस्था के अगेंस्ट नहीं हूं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन लोगों का क्या होगा, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। 1 अगस्त 2024, आज से 1 साल पहले की घटना है। सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ साहब थे। उन्होंने कहा 1990 के अंदर जिस समय हमने OBC आरक्षण लागू किया था इस देश के अंदर, उस समय OBCs में क्रीमी लेयर को मेंशन कर दिया गया था कि जिनकी 8 लाख रुपए की सालाना आय है उन लोगों को किसी भी तरीके से आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो जनरल कैटेगरी की EWS में भी सेट कर दी गई। 1 अगस्त 2024 को DY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि जो SCs और STs हैं वहां पर भी क्रीमी लेयर आनी चाहिए। और एग्जैक्टली जो अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताओ? अब वो आप संजीव खन्ना में खोए हुए हो, भूषण R गवई जी बन चुके हैं कब के। भूषण R गवई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक वर्डिक्ट बोला जो DY चंद्रचूड़ ने 1 अगस्त 2024 को स्टेटमेंट दिया था क्रीमी लेयर का SCs और STs के लिए। और मैं ये मानता हूं जब आरक्षण की व्यवस्था में बात की गई थी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा 1979 में कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, मुझे लगता है SCs और STs कैटेगरी में वास्तविक रूप से उन बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, क्रीमी लेयर को आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति जो SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है, वो IAS ऑफिसर है, उसके बच्चों को क्या आरक्षण की आवश्यकता बताइए आप? वो तो आर्थिक रूप से इतने सशक्त हैं वैसे ही। और ये वायलेशन है OBCs में भी, OBCs और जो EWS की क्रीमी लेयर है उसका। मैं बहुत सीरियस मुद्दा उठा रहा हूं दोस्त आप लोगों के सामने, और ये बड़ी बात है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं, अभी अपने अधिकारों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर SCs और STs के बीच में आनी चाहिए। लेकिन एक समस्या इसमें यह है कि एक ही जाति है। बता रहा था कि इसमें एक समस्या, बड़ी ये समस्या है कि अगर कोई SC कैटेगरी में किसी एक ही जाति का व्यक्ति है, उसमें कुछ लोगों को तो लाभ मिल चुका है, उसी जाति में कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला है, तो आप पूरी जाति को कैसे वॉश आउट कर सकते हो? इसमें एक समस्या, ये भी एक फ्लॉ है ये। तो इस फ्लॉज को चेंज होना चाहिए। इसमें आर्थिक आधार पर कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, SCs का भी और STs का भी। इकोनॉमिक बेस पर अगर कैटेगराइजेशन पता चल जाता है
तो तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि वहां क्या किया जा सकता है, इस तरीके के रिजर्वेशन को, क्रीमी लेयर को एससीज एसटीज में लाया जा सकता है। अदरवाइज जाति के आधार पर क्रीमी लेयर में आप एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन अभी तो नहीं ला सकते दोस्त, क्योंकि एक ही जाति में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत उन्नत हो चुके हैं एसटीज में, और कुछ उसी जाति में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं। आप समझ रहे हो क्या बात चल रही है? क्योंकि ये थोड़ा सा गहरी बात है, जो बच्चा इसे समझ पाया वो काफी कुछ सीख भी पाएगा और एक्चुअल में उसे उन बातों का पता चल पाएगा जो इस देश के अंदर चल रही हैं।